स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आप रिसेंटली देख रहे होंगे चाइना, ताइवान और यूएसए के बीच में काफ़ी चर्चा चल रही है। यहाँ पर एग्जैक्टली चाइना क्या करेगा किसी को नहीं पता, लेकिन इसका एक मेन कारण यह है क्योंकि यूएस के अंदर जो कांग्रेस है, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, उसकी जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उनका विजिट हुआ है ताइवान के अंदर। वो ताइवान गई हैं और ये आप देख सकते हो यहाँ पर चाइना ने धमकी दी है, चाइना थ्रेटन्स मेजर मिलिट्री एक्सरसाइजेस अराउंड ताइवान ओवर पेलोसी विजिट। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चाइना को आखिरकार क्यों नहीं पसंद आता कोई भी अगर ताइवान में जाता है, स्पेशली यूएस के माध्यम से किसी भी देश का कोई व्यक्ति अगर जाता है ताइवान के अंदर विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम चाइना, तो ये चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आता। चाइना का बार बार यही रवैया रहा है कि वो ताइवान को लेकर रहेगा, या तो शांति प्रिय ढंग से लेकर रहे या फिर फोर्स से लेकर रहे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के माध्यम से लेकर रहे, लेकिन चाइना का कहना है कि वो ताइवान जो है वो उसी का पार्ट है। तो आखिरकार इसका कारण क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है, जो बैच है दोस्तों यूपीएससी का, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस हर एक चीज की तैयारी कराई जाती है, ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर हर रोज शाम को 6 बजे क्लास होती है, लाइव क्लासेस होती है, और इसका एडमिशन 8 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। तो जल्द से जल्द इसके अंदर एनरोल कराइए, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए एंड कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और सिर्फ 19,000 में आप इस कोर्स को ले पाओगे। इसके अंदर कई फीचर्स हैं, प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक मॉड्यूल बनाया गया है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है, आपके मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको एक मेंटर दिया जाएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसका पूरा स्केड्यूल आप यहां पर देख पाओगे। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो या फिर ज्योग्राफी, वो भी अवेलेबल है, वो भी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। यूज द सेम कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, अगर किसी भी देश का अगर आप देखोगे ना, तो हर एक देश ने, हर एक इंडिपेंडेंट कंट्री ने अपना एक ADIZ बना रखा है। बेसिकली इसका मतलब है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। मान लो भारत है, भारत का जो पेनिनसुलर रीजन है, तो यहां पर हम एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बना रखे हैं। मतलब कि इस जोन के अंदर कोई भी दूसरे देश का अगर एयरक्राफ्ट आता है इस जोन के अंदर, ठीक है, भले ही मेन लैंड ना हो लेकिन समुद्र की तरफ हो, तो वहां पर उसको हमारे देश को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो इन्फॉर्म नहीं करेगा हमारे देश को, तो हम तुरंत यहां से मिसाइल वगैरह लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहां पर एनिमी का मिसाइल हो और वो हमारे देश में किसी भी पॉपुलेटेड जगह पर आकर गिर जाए। तो इसलिए एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन जो है वो हर एक देश के द्वारा बनाया जाता है। तो बेसिकली एक प्रकार का अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है ये जो जोन होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि ताइवान का जो एयर डिफेंस जोन है, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, उसका उल्लंघन बार बार चाइना करता रहता है। ये आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, ये आपका चाइना है और यहां पर ताइवान है, और बीच में इसको हम कहते हैं ताइवान स्टेट, आपको पता होगा। तो वैसे ही ताइवान ने भी यहां पर एक अपना एयर आइडेंटिफिकेशन डिफेंस जोन बना रखा है, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। तो यहां पर ताइवान का ये कहना है कि कोई भी इस जोन के अंदर आता है तो उसको पहले हमसे परमिशन लेनी होगी। लेकिन चाइना इस चीज को कभी नहीं मानता। चाइना लगातार अपने फाइटर जेट्स कुछ प्रवोक करता रहता है, कभी कभी भेजता रहता है, कभी कभी मीडियम लाइन में भेजता रहता है, और फिर ताइवान भी हरकत में आता है तो वो भी अपने जेट्स वगैरह को यहां पर भेज देता है। ये लगातार करता है चाइना जो है, और करीब बताया जा रहा है कि 1765 टाइम्स 2020 से लेकर अभी तक कर चुका है। इनफैक्ट इस साल का भी आप देख सकते हो, पिछले एक साल में यहां पर कितनी बार इंकर्शन किया गया है चाइना के द्वारा। जो फाइटर जेट्स वो भेजता रहता है, वो हर महीने का आंकड़ा यहां पर आप देख पाओगे। तो ऐसा चाइना करता क्यों है? इसका सिंपल जो आंसर है वो यही है कि चाइना जो है वो ताइवान को एज अ सेपरेट कंट्री नहीं मानता। मतलब कि चाइना यही कहता है कि ताइवान जो है वो भी एक प्रकार से प्रोविंस है चाइना का। ये बार बार चाइना का कहना है। जैसे कि आपको पता होगा, चाइना के लिए तो वैसे देखो तो हर एक जगह ही उसका वो चाहेगा। जैसे कि तिब्बत हो गया, तिब्बत जो है वो क्लेम करता है चाइना कि वो पूरा उसी के देश का पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश, सोचिए, भारत का जो अभिन्न हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, उसको भी अपना हिस्सा मानता है। अक्साई चिन हो गया, उसको भी अपना हिस्सा मानता है। उन्होंने वैसे 1962 के वॉर में यहाँ पर वो
इलीगल तरीके से लिया था अक्साई चीन का जो पूरा एरिया है। सिनकाकू आइलैंड, यहाँ पर जापान के साथ काफ़ी ज़्यादा विवाद है। तो हर जगह आपको चाइना का विवाद बाकी देशों के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन जो ताइवान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। इन सभी चीज़ों में अगर आप देखोगे तो ताइवान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए यहाँ पर अभी जो नैन्सी पेलोसी कल ताइवान पहुंची हैं, उसके जस्ट बाद यहाँ पर खबर आई कि 21 चाइना फाइटर जेट्स जो हैं वो ताइवान के एयर डिफेंस जोन में एंटर कर गए। मतलब एक प्रकार से प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है, और ये काफ़ी लंबे समय से बात चल रही थी कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंचेंगी तो इसका काफ़ी बड़ा परिणाम हो सकता है। चाइना क्या अटैक करेगा क्या नहीं करेगा नहीं पता, लेकिन एक काफ़ी बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टेप का जो कि यूएस के द्वारा लिया गया है। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि वाई चाइना इज सो एग्रेसिव नाउ, मतलब कि अगर मैं आज के डेट में बात करूं तो चाइना ताइवान को लेकर इतना एग्रेसिव क्यों हो गया है। इसके लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा। 1995-96 में अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम जब एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था ताइवान और चाइना के बीच में, तो वो हुआ था 1995-96 में। चाइना ने लगातार जो मिसाइल्स है उसको फायर करना स्टार्ट कर दिया, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पर? ताइवान स्टेट में। ये जो स्टेट आप देख रहे हो, यहाँ से लगातार मिसाइल्स वगैरह फायर करने लगे ये लोग स्टेट के अंदर, मतलब सिंपली एक प्रकार से डराने की कोशिश की जा रही थी 1995-96 में। और उस समय जो यूएस है वो ताइवान के डिफेंस में आया था, और करीब 8 महीने तक ये पूरा स्टैंड ऑफ देखने को मिला था। फाइनली 8 महीने के बाद चाइना ने ये जो बॉम्बार्डमेंट है उसको रोका। लेकिन उस समय ऐसा क्यों हुआ था वो रीजन आपको पता होना चाहिए। उस समय उसका एक रीजन था कि उस समय जो ताइवान के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम है ली सेंग हुई, ठीक है, जो कि वन चाइना थियरी को नहीं मान रहे थे। अब आपको पता होगा वन चाइना थियरी चाइना के लिए यही है कि ताइवान हो या फिर चाइना, वो एक ही पार्ट है। अगर कोई भी ऐसा देश है, चाहे भारत हो, कोई भी ऐसा देश है, वो अगर ताइवान के साथ डील करना चाहता है तो वो चाइना के थ्रू ही डील करेगा। वो ताइवान के साथ डायरेक्टली डील नहीं कर सकता, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रख सकता। अगर कोई देश ऐसा करता है तो चाइना उसके साथ संबंध नहीं रखेगा। अब विश्व में अगर आप देखोगे तो लगभग 14-15 ही ऐसे देश हैं जो कि डायरेक्ट रिलेशन जो है मतलब फुल जो हम कहते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते हैं, और चाइना उन देशों को फिर उतना तवज्जो नहीं देता। तो उस समय क्या हुआ था कि ये जो प्रेसिडेंट थे वो फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन लड़ रहे थे। चाइना की मिलिट्री ने वार्निंग देना स्टार्ट कर दिया था कि इस इलेक्शन के अंदर अगर लोग यहां पर जो है उनको वापस से चुनते हैं तो ये सही नहीं होगा ताइवान के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं तो 54% वोट से वो जीत गए थे। मतलब कि उनको मिस्टर डेमोक्रेसी भी कहा जाता था ली सेंग हुई को, जो कि ताइवान के प्रेसिडेंट थे उस समय, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ताइवान को डेमोक्रेटाइज करने में, इलेक्शंस प्रोसेस प्रॉपर लाने में, हर एक चीज करने में उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। और 25 साल के बाद अब वापस से क्या हुआ है कि इस समय जो प्रेसिडेंट है ताइवान की, ताई इंग वेन, ठीक है, वो चाइनीज पॉलिटिकल लीडरशिप को एक प्रकार से चैलेंज कर रही हैं। मतलब कि चाइना जो जो चीजें नहीं चाहता वो वही चीजें ताई इंग वेन के द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो उनका सबसे पहला इनॉग्रल स्पीच था 2016 में, तो उस समय यहां पर उन्होंने कहा था कि इट इज हर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफगार्ड द सॉवरेनिटी एंड टेरिटरी ऑफ ताइवान। मतलब ताइवान को जो भी प्रोटेक्शन करना है उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। 2020 में वापस से वो री इलेक्ट होकर आती हैं, प्रेसिडेंट चुनकर आती हैं ताइवान के अंदर, और इस बार उनको 8 मिलियन वोट्स मिले थे। और उसके बाद तो उन्होंने डायरेक्ट प्रहार करना स्टार्ट कर दिया था चाइना के ऊपर, क्योंकि अभी तक क्या था, यूजुअली डायरेक्ट कोई भी प्रहार नहीं करता था, स्टेटमेंट नहीं देता था चाइना के खिलाफ, ठीक है, एक प्रकार से डर रहता था। लेकिन उन्होंने यहां पर डायरेक्ट स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दिया 2020 के बाद, और इसलिए उन्होंने ये कहा कि वी विल नॉट एक्सेप्ट बीजिंग अथॉरिटी। क्लियर कट कह दिया कि चाइना की अथॉरिटी ताइवान के ऊपर नहीं चलेगी, हम एक इंडिपेंडेंस देश हैं और इसको चाइना को मानना होगा। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो माउथ पीस है, ग्लोबल टाइम्स आपको पता है वहां का जो न्यूज़पेपर है, वो अब चाइनीज सरकार उन्हीं के माध्यम से कुछ कुछ कहलाती है। तो उनकी तरफ से देखिए काफी बड़ा पलटवार आया था। उन्होंने ये कहा कि ताई इंग वेन जिस तरह से काम कर रही हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो अपने देश को फ्लैश एंड ब्लड की तरफ ढकेलना चाह रही है। मतलब एक प्रकार से वॉर हो सकता है, चाइना वॉर कर सकता है ताइवान के ऊपर अगर ये जो प्रेसिडेंट है वो इसी तरह से करती रही। लेकिन पीपल का सेंटिमेंट वैसे मैं बता दूं ताइवान के अंदर अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं, 1990 में अगर आप देखोगे तो ताइवान के अंदर चाइनीज जो नेशनल्स थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, करीब 25-30% के आसपास। ये रेड कलर आप देख सकते हो। उस समय चाइनीज नेशनल्स की संख्या ज़्यादा थी, और उस समय जो प्योरली जो ताइवानीज नेशनल्स थे उनकी संख्या कम थी। जी हाँ, 1990s में
तो उस समय आप देख सकते हो लगभग 18% के आसपास। लेकिन आज के डेट में क्या हुआ है, लगभग 25-30 साल के बाद, कि ताइवानीज जो नेशनल्स हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उनके अंदर नेशनलिज्म है, 60% से ज़्यादा है। यहाँ पर चाइनीज़ नेशनल्स की संख्या बहुत कम है, इट इज़ जस्ट अराउंड 2% के आसपास। ठीक है, तो इसी से आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो नेशनलिज्म की भावना है ताइवान के अंदर काफ़ी हो गया है, और वो लोग अब चाइना की अथॉरिटीज़ को मानने से पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं, और इसीलिए लगातार चाइना प्रवोक होता रहता है। और आज के डेट में स्पेशली जो मैं आपको कह रहा था कि चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि ताइवान उसके अंडर से निकल जाए, और वो चाहता है कि ताइवान उसी का पार्ट बना रहे एक प्रकार से। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी तक आप देखोगे तो अमेरिका ने एक प्रकार से संरक्षण दिया है, ताइवान को भरोसा दिलाया है कि आपको कुछ नहीं होगा, आपका एक अलग आइडेंटिटी रहेगा। तो 1979 से लेकर अभी तक तो यूएस वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता आ रहा है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब यही है कि जो यूएस है वो डायरेक्टली ताइवान के साथ रिलेशन नहीं रखेगा, वो चाइना के माध्यम से ही रखेगा। लेकिन इस चीज पर ब्रेक कब लगा? डोनाल्ड ट्रंप के दौरान। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर, वो पहले प्रेसिडेंट थे आप कह सकते हो, जो कि डायरेक्टली उन्होंने ताइवान के प्रेसिडेंट से बातचीत की थी, और एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल को ताइवान भेजा भी था, ताइपेई भेजा था डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि उस समय चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर जब जो बाइडन यहाँ पर राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के, उन्होंने यहाँ पर ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट किया इनॉग्रेशन के समय, जो इनॉग्रेशन होता है प्रेसिडेंट का, तो उस समय ताइवान के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इनवाइट किया। तो अगेन यहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो रिलेशन है ताइवान के साथ काफ़ी रॉक सॉलिड है। और डोनाल्ड ट्रंप के दौरान तो आप देखोगे तो यहाँ पर अचानक से जो सेल है, मतलब कि जो मिलिट्री आर्म सेल्स होता है, वो ताइवान को काफ़ी ज़्यादा दिया जाने लगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के दौरान की आप देख सकते हो। तो अचानक से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया, जो कि चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि यूएस इतनी बड़ी मात्रा में जो हथियार हैं वो सप्लाई कर रहा है ताइवान को। और अभी जो नैन्सी पेलोसी का विजिट आया है, इसको लेकर टेंशन बढ़ गई है। नैन्सी पेलोसी के विजिट के जस्ट पहले, अभी 28 जुलाई को जो बाइडन और शी जिनपिंग के बीच में फ़ोन पर बातचीत हुआ था, और उस समय उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं बयान आया था कि प्लेइंग विथ फायर विल सेट योरसेल्फ ऑन फायर, तो ये आग का गोला है, आप इससे मत खेलो, ऐसा चेतावनी दिया गया था एक तरह से चाइना के द्वारा। लेकिन फाइनली यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है, कल जो नैन्सी पेलोसी हैं वो ताइवान आ चुकी हैं। तो यहाँ पर अब क्या हुआ है कि चाइना ने क्लियर कट स्टेटमेंट दे दिया है कि देयर इज बट वन चाइना इन द वर्ल्ड, सिर्फ एक चाइना है, ताइवान जो है वो चाइना का इनएलिजिबल पार्ट है, ऐसा चाइना ने क्लियर संकेत कह दिया है। और चाइना ने अपोज किया है इस विजिट को, और ये कहा है कि इसका काफ़ी बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तो ये चाइना की तरफ से लगातार वार्निंग दी गई है। अब वो तो देखना होगा ये वार्निंग सिर्फ बोलने में रह जाएगी या फिर चाइना कुछ चीज़ें करेगा। लेकिन इन सब के अलावा भी एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, वो है ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड। मतलब कि आखिरकार चाइना इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है ताइवान में, इसका एक और कारण आपको मिल सकता है, वो है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह की हम बात करते हैं ना, सर्किट्स वगैरह, तो वो काफी ज्यादा ट्रेडेड प्रोडक्ट है पूरे विश्व में। अगर आप देखोगे 2020 में जो ग्लोबल ट्रेड था उसकी वैल्यू थी वो था $670 बिलियन के आसपास। इंटीग्रेटेड सर्किट्स की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें से 1/5 $670 बिलियन में से 1/5 लगभग 20% अकेले ताइवान से एक्सपोर्ट किया जाता था। आप सोच के देखिए, 2015 से 2020 के बीच में 79% की वृद्धि हुई है, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। ये आप देख सकते हो, जो ग्लोबल चिप मार्केट है उसमें ताइवान डोमिनेट किया है। 1996 में लगभग 5-6% ही यहां पर ताइवान का शेयर था एक्सपोर्ट में, लेकिन आज के डेट में ये बढ़कर 20% हो गया है। जस्ट इमेजिन, मतलब कि काफी ज्यादा विश्व डिपेंडेंट हो गया है ताइवान के ऊपर। और ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जब चाइना को दिखता है कि ताइवान में इतनी पोटेंशियल है, तो चाइना क्या चाहेगा कि ताइवान को टेक ओवर करे, उसको जाने ना दे। तो चाइना यहां पर अपने आप को खुद को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश कर रहा है चिप्स के मामले में, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया है। और जिस तरह से चाइना ऑयल को खरीदने में खर्च करता है, वैसे ही यहां पर जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसको भी खरीदने के लिए जो है वो पैसे देता है चाइना जो है, और करीब 30% अकेले आप कह सकते हो जो वो है वो ताइवान से आता है। तो चाइना अगर ताइवान को कंट्रोल कर देगा तो एक प्रकार से वर्ल्ड का 40% चिप मार्केट वो चाइना के अंडर आ जाएगा, और यही चीज यहां पर चाइना चाहता है। वैसे अगर आप इकोनॉमिकली देखोगे तो चाइना डिपेंडेंट है ताइवान के ऊपर काफी मामलों में, लेकिन साथ ही साथ
ताइवान भी डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। कैसे? 28% ताइवान का जो एक्सपोर्ट है वो अकेले चाइना लेता है। मतलब कि ताइवान जो भी एक्सपोर्ट करता है उसमें से 28% एक्सपोर्ट, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वो चाइना को भेजता है, तो इसकी वजह से उसको भी काफ़ी ज़्यादा डॉलर आते हैं। तो फाइनली आप कह सकते हो कि यहाँ पर अगर चाइना टेक ओवर कर लेगा, अपने अंडर में ले लेगा, तो उसको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ये भी एक कारण है कि चाइना इज़ वाई सो मच डिटरमाइंड टू टेक ओवर ताइवान। आई होप कि ये जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखना होगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स होता है चाइना की तरफ से। लेकिन जाने से पहले एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ताइवान के अंदर जैसे हमारे देश में भी आपने देखा होगा यूरोपियन पावर्स आए थे, वैसे ताइवान में भी आए थे काफ़ी पहले 1500-1600 में। तो सबसे पहला यूरोपियन पावर ने अपना बेस ताइवान में बनाया था, वो कौन सा यूरोपियन पावर था ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC का जो बैच है दोस्तों वो क्लोज होने वाला है बहुत ही जल्द। क्लासेस को मिस मत करिए, ज्वाइन दिस कोर्स लाइव। ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, हर रोज शाम 6 बजे क्लास होती है। अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, सिंसियर तरीके से करना चाहते हैं, देन ओनली यू शुड ज्वाइन दिस कोर्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।